कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खेल रहे होंगे। है, आज हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 इक्वेशन 1 है। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इक्वेशन 2 है। तो इससे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा, उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है। a1 अपॉन में a2, a1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x। सेकंड इक्वेशन का b1 है कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू c1, c1 कांस्टेंट है। a2 सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट है, c2 एक कांस्टेंट है। यहाँ से कांस्टेंट के कोफिशिएंट, अननोन के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, तो ये सॉल्यूशन हमारा आएगा यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होगा, तो क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। ये वाला जो केस होगा वो नो सॉल्यूशन का केस होगा। नो सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन, एक्स एंड वाई का एक एक वैल्यू आएगा। सिमिलरली a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो ये क्या केस आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। पहला a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, तो क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। सिमिलरली a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 एंड c1 c1 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो ये कौन सा केस देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये चार है तुम्हारा, तो ये याद कर लेना है। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो गया यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल टू c1 upon में c2, नो सॉल्यूशन। a1 upon में a2 is equal to b1 upon में b2 is equal to c1 upon में c2, तो क्या हो जाएगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो a1 upon में a2 नॉट इक्वल टू b1 upon में b2 है, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट का कंडीशन बताओ। तो a1 upon में a2 नॉट इक्वल टू b1 upon में b होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो लाइन आपस में मतलब दोनों लाइन का आप इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन सेम ही है। ठीक है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो कोई ना कोई वैल्यू देगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा। दो लाइन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है। सिमिलरली ये लाइन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है, तो ये लाइन कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा तो कंसिस्टेंट होगा। एक और देखो कंसिस्टेंट कहां पर है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 है। क्या है, ये भी कंसिस्टेंट है। इस कंसिस्टेंट का मतलब कि लाइन कॉन्साइड है, एक लाइन पर एक लाइन पर एक लाइन पर दूसरा लाइन है, एक लाइन पर सिमिलरली दूसरा लाइन है, इसी लाइन पर दूसरा लाइन है, इसको बोलते हैं कॉन्साइड लाइन। तो ये कंडीशन कब होगा, जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब देखो ये कॉन्साइड लाइन से मतलब क्या हो गया, कॉन्साइड लाइन से मतलब हो गया कि आपका कॉन्साइड लाइन से मतलब हो गया कि आपका एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, एक लाइन के ऊपर क्या है, दूसरा लाइन है। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो गया तो इसको बोलेंगे कॉन्साइड। अब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन का मतलब क्या होगा कि एक्स एंड वाई का दोनों में कोई भी वैल्यू दो, सबको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी का नाम क्या है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, दिस इज कॉल्ड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब जरा यहां देखो, अब पैरेलल कंडीशन में क्या होगा। पैरेलल कंडीशन के लिए देख लीजिए जरा, यहां पर पैरेलल कंडीशन के लिए देख लो, यहाँ पर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होगा, तो ये लाइन है इनकंसिस्टेंट का, पैरेलल का। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं देगा, एक्स एंड वाई का कोई भी डालो वैल्यू, कोई सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन का मतलब क्या, ये लाइन है और एक और देख लीजिए, एक और ये लाइन है, ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और इस टाइप के पैरेलल को बोलते हैं कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रख लेना है। इसे देख लेते हैं, एक a1 अपॉन में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1 एक इक्वेशन है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 दूसरा इक्वेशन है।
ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या लेना है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, ठीक है। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो गया तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ही क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि कोई ना कोई एक सॉल्यूशन देगा, मिनिमम एक सॉल्यूशन देगा, ये कंसिस्टेंट हो गया। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में क्या हो गया, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे रहा है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अब a1 अपॉन में b2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो ये आपका नो सॉल्यूशन देगा एंड दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। और ये कंडीशन जो होता है वो पैरेलल लाइन का होता है। लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। और कोइंसाइड, कंसिस्टेंट का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा हो, कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। तो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज पैरेलल लाइन। एंड इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या पैरेलल, क्योंकि x एंड y का कोई वैल्यू रखो आपस में सेटिस्फाई करेगा ही नहीं है। ये हो गया तुम्हारा पैरेलल लाइन। सिमिलरली a1 अपॉन में e2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 आ गया, तो ये कंडीशन हो गया इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का, इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। कंसिस्टेंट मतलब, कंसिस्टेंट हो गया मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे रहा है। इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है, इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है, तो इस टाइप के वैल्यू को क्या बोलते हैं, कोइंसाइडिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं जाके कट कर रहा होगा। ठीक है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होगा, ए लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ये हो गया आपका पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, मतलब कि लाइन के ऊपर लाइन है, कोइंसाइड हो रहा है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन है, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट किसका केस हो गया, पैरेलल। और कंसिस्टेंट किसका केस हो गया, आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कंसिस्टेंट के लिए दो, अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो लाइन आइदर दैट लाइन शुड बी द कोइंसाइड लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पैरेलल लाइन हो गया। अब पूरा कि आपका अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कितने देंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन देगा। आइदर इट विल गिव यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर, ये बात सब क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसी को देख लीजिए एक बार फिर से। अगर देखिए, देखते हैं यहाँ पर, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है। इसे कौन सा केस बोलेंगे, ये दैट विल बी द यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और a1 अपॉन में a2 इज a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। तो ये जो केस बनेगा, ये केस बन जाएगा आपका नो सॉल्यूशन का। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तीनों इक्वल है, तो ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन क्या होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है लाइन विल बी द इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो लाइन विल बी इनकंसिस्टेंट एंड ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन होगा। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो ये किस क्या होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट है। तो ये देख लीजिए, ये आपका थियरी था। अब इससे रिलेटेड जरा हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए इधर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए लाइन है, एक फर्स्ट इक्वेशन है कि x माइनस 3y इक्वल टू 3 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग के सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। आपको डिटरमाइन करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन पर देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है आपका x माइनस 3y इक्वल टू 3। सिमिलरली 3x माइनस 9 ऑफ y इक्वल टू कितना है, 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये a1 कितना है। a1 इसका है x का कोएफिशिएंट, a1 है आपका 1। इसी तरह से b1 कितना है, तो b1 है -3 एंड c1 इसका कितना है, तो c1 है आपका 3। ओके, नाउ इसी सिमिलरली इसका a2 देख लेते हैं। a2 मतलब x का कोएफिशिएंट विल बी 3, b2 मतलब कितना हो जाएगा -9 एंड c2 मतलब कितना हो गया यहाँ पर 2। यहाँ देख लेते हैं जरा इधर ध्यान से। ये कंडीशन हमें दिखाना है कि a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 कितना है इसका, b1 अपॉन में b2 कितना है इसका, एंड c1 अपॉन में c2 कितना है इसका। ठीक है, तो a1 अपॉन में a2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन b2 देखते हैं तो -3 अपॉन में -9, माइनस से माइनस कट के कितना हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल होगा, तो यू विल गेट 1 अपॉन में 3। और c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2 के लिए देखो कितना हो जाएगा 3/2। ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, ये कंडीशन आपका ये बन गया कि a1 अपॉन में a2 है इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है।
तो ये कौन सा कंडीशन है, आप जरा देख लीजिए, अभी हम थ्योरी पढ़े हैं, देख लीजिए इसमें कौन सा कंडीशन है। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट लाइन हो गया। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वाला जो केस हमें मिल रहा है, ये केस जो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन का। ओके, नो सॉल्यूशन का मिल रहा है। नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है का मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो आप तीनों वैल्यू यहां से बता सकते हैं कि पैरेलल लाइन है, इनकंसिस्टेंट है, कौन सा कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए x माइनस 3y, हमने कोफिशिएंट बस देखना है कि a1 इक्वल टू कितना है, b1 कितना है, a2 कितना है, b2 कितना है, c1 कितना है, c2 कितना है, और इनका रेशियो निकालना है। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, अगर इक्वल आ गया तो लाइंस क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो गया तो लाइंस पैरेलल हो जाएगा एंड इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन मिलेगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब जरा हम इसको देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बस क्या करना है, आपका वैल्यू यहाँ सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन का देख लेते हैं कितना है। तो 2 ऑफ x, ये सेकंड इक्वेशन है, 2 ऑफ x प्लस y इक्वल टू 5 है। सिमिलरली कितना है, 4 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 10 है। यहाँ पर देख लीजिए, बस आपको बस कोफिशिएंट देखना है। a1 यहाँ पर कितना है 2, b1 कितना है यहाँ पर देख लीजिए आपका है 1, c1 कितना है यहाँ पर 4, और b2 कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो गया b2 2। ये वाला टर्म a1 अपॉन में a2 यहाँ निकाल के देख लो तो 2 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। सिमिलरली b1 अपॉन में b2 की बात करें तो देख लो कितना हो गया 1 अपॉन में कितना आ गया 2, और c1 अपॉन में c2 की बात करते हैं। c1 यहाँ पर देख लो, c1 है यहाँ पर 5, c1 है आपका 5, और यहाँ पर c2 कितना है, c1 c2 है आपका 10। ये देखो, अब ये हो गया आपका 5 अपॉन में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ वाला कंडीशन देखो जरा एक बार, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 1/2 मिल गया, b1 अपॉन में b2 भी 1/2 मिल गया, और c1 अपॉन में c2 भी 1/2 ही मिल गया। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और इक्वल टू कितना आ रहा है c1 अपॉन में c2। ये वाला केस किसका है, ये केस किसका है, इसमें कौन सा कितने सॉल्यूशन देंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। तो आपका केस कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे गया मतलब कि लाइंस क्या कर रहा होगा, क्वांसाइड, लाइन विल बी द क्वांसाइड, लाइन क्वांसाइड कर रहा होगा, और क्या होगा, लाइंस क्या होगा, लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, और कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे रहा है, तो दिस विल बी द कंसिस्टेंट। ये तीनों आपको अच्छा से आना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन कॉन्साइड कब कर रहा है और कंसिस्टेंट कब है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली अब देखो थर्ड क्वेश्चन पर देख लेते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका देख लीजिए यहाँ पर थर्ड ये जो इक्वेशन है आपका इस तरह से 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद है 6x माइनस 10 ऑफ y इक्वल टू 40। तो इसका देखो a1 a2 देख लेते हैं जरा एक बार, a1 a2 है क्या, 1 देख लीजिए जरा यहाँ पर, a1 का वैल्यू जो है इसका, a1 का वैल्यू है 1, a1 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू कितना है -5। सिमिलरली a2 का वैल्यू कितना है 6, एंड b2 का वैल्यू कितना है -10। तो यहाँ पर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 हम लोग निकालते हैं जरा ध्यान से। और c1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, c1 का वैल्यू है आपका 20, ओके, एंड c2 का वैल्यू है 40। इसका कोफिशिएंट देखना है, y का कोफिशिएंट देखना है, एंड कांस्टेंट टर्म देखना है। तो a1 अपॉन में a2 निकालते हैं, तो देख लो यहाँ पर 3 अपॉन में 6 वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। सिमिलरली b1 अपॉन में b2 निकालते हैं तो -5 अपॉन में -10 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2। सिमिलरली c1 अपॉन में c2 निकालते हैं तो 20 अपॉन में 40 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो ये फिर से कैसे ही आ गया कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये कैसे हो गया, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2। तो कौन सा कंडीशन होगा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, कॉन्साइड लाइन विल बी कॉन्साइडिंग एंड कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो गया। अब फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में आपका क्वेश्चन क्या है, अब फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये देख लो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ नंबर में है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू 8
एंड 5 ऑफ x माइनस 10 ऑफ y इक्वल टू कितना है 10। इसका देख लीजिए a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू आपका -2 है एंड c1 का वैल्यू कितना हो गया 8 है। ठीक है, इसी तरह से a2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 है, b2 का वैल्यू कितना है -10 है एंड c2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 है। ओके, c2 का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना है 10 है। a1 अपॉन में a2 निकालते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं a1 अपॉन में a2 अगर निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए a1 अपॉन में a2 की बात करें तो हो गया आपका 1 अपॉन में 5, b1 अपॉन में b2 की बात करें तो -2 अपॉन में -10, ये भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 5, और c1 अपॉन में c2 की बात करें तो 8 अपॉन में 10, मतलब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 5। यहाँ से देखो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के तो इक्वल है, बट c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं है। ये वाला केस फिर से क्या हो गया, अभी इस केस की बात करें तो ये लाइन क्या होगा, पहले कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा, तो दिस विल बी द इनकंसिस्टेंट, क्योंकि लाइंस क्या है पैरेलल है। ठीक है, लाइंस क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गए, पैरेलल पैरेलल लाइन की बात कर रहा है कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कौन सा देगा, तो नो सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन देगा। ये कौन साइड होगा नहीं, ये पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन देगा। और क्या होगा इनकंसिस्टेंट, कोई भी सॉल्यूशन इसके पास नहीं है। तो ये आपका हो गया तो पहचानने के लिए कि कोई लाइंस पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम जरा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस 3 पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जरा सोचो क्या कंडीशन था। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन था a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू कितना होना पड़ेगा b1 अपॉन में b2। बस यही कंडीशन दिखाना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू निकालना है जो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के लिए है। 5 के लिए, 5 सॉल्यूशन के लिए देख लो x का कोएफिशिएंट कितना है k, तो a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया k, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, सिमिलरली a2 सेकेंड इक्वेशन में कितना है a2 का वैल्यू 3 है एंड b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू आपका 1 है। तो यहां से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू होना पड़ेगा b1 अपॉन में b2 को। अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो k अपॉन में 3 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2 अपॉन में 1 का, मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब k का वैल्यू नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए 6, k का वैल्यू 6 नहीं हो चाहिए। अगर 6 होगा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। अगर 6 के अलावा कुछ भी वैल्यू होगा, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6 इज कॉल्ड, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 6 क्या देगा तुम्हारा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। हमेशा कोई भी x का वैल्यू को छोड़कर, मतलब कि आपका 6 छोड़कर, 6 का वैल्यू को छोड़कर कोई भी वैल्यू डालो, ये हमेशा क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन देगा। इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपको याद होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो कौन सा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब इस तरह से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फिर से देख लेते हैं। तो a6 में a1 का वैल्यू कितना है आपका, a1 का वैल्यू है आपका 4, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है आपका k, सिमिलरली a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू यहाँ पर है 2 और b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू है आपका 2। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन होता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। यहाँ पर देख लेते हैं तो a4 अपॉन में 2, a1 अपॉन में a2 हो जाएगा k अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसल, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब k का वैल्यू नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए 4। k का वैल्यू 4 नहीं होगा, 4 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, आपका ये क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन देगा, बट एक्सेप्ट 4 नहीं देना है। a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो जाएगा। तो 4 को छोड़कर, एक्सेप्ट k का वैल्यू 4 को छोड़कर बाकी सारे वैल्यू क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, बस 4 वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब 7 और 8 आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, होमवर्क में, और कमेंट में बताइएगा कि इसका k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर से, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पे। इसमें लाइक फॉर व्हिच फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है जरा बता सकते हैं आप। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन में a2
इक्वल टू B1 अपॉन में B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, ये कंडीशन है कि ये क्या देगा, हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के लिए अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये A1 का वैल्यू कितना है, 2 है, A2 की वैल्यू कितना है, 3 है, और C1 का वैल्यू कितना है, इसको इस साइड ले आते हैं तो 5 हो गया। सिमिलरली A ऑफ 2 की वैल्यू कितना है, 6 है, एंड A ऑफ 2 की A1 ये आपका B1 है, दिस इज B1, और यहाँ पर ये B2 की बात करें तो B ऑफ 2 की वैल्यू कितना है, आपका K है, एंड C ऑफ 2 की वैल्यू कितना होगा, ये हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू निकालना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें के का वैल्यू निकालना है। एक कंडीशन मैंने थोड़ा गलत बताया, जरा यहां से देख लीजिए एक बार, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2 है। ठीक है, इनफाइनाइटली कंडीशन के लिए A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होगा, इनफाइनाइट कंडीशन होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 6 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली B1 अपॉन में B2 निकालो, B1 अपॉन में B2 निकाल लेंगे तो 3 अपॉन में क्या हो गया। सिमिलरली C1 अपॉन में C2 निकाल लेंगे तो 5 अपॉन में 15 मतलब कितना हो गया, 1 अपॉन में 3 हो गया। ठीक है, 1 अपॉन में कितना हो गया आपका, 5 अपॉन में 15, तो 1 अपॉन में 3 हो गया। अब ये कंडीशन निकालेंगे, A1 अपॉन में A2 आपका 1/3 मिला है, B1 अपॉन में B2 3/k मिला है, और C1 अपॉन में C2 1 अपॉन में 3 मिला है। तो कोई भी इक्वेशन से सॉल्व कर लो, तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व कर लेते हैं, 3 अपॉन में k इक्वल टू 1 अपॉन में 3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k इक्वल टू 3 इंटू 3, तो k का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 9। ये k का वैल्यू आपका 9 मिल गया। ये कौन सा कंडीशन के लिए है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका कंडीशन कितना है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब सेकंड एक बार 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं और 11 12 आप खुद करिएगा घर से। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए देख लीजिए जरा, 10 नंबर क्वेश्चन के लिए देख लीजिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन बनता है, क्या कंडीशन नहीं बनता है। इसमें भी कंडीशन यही निकालना है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल किसका होगा, C1 अपॉन में C2 का। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या देगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बट यहाँ पर चेक नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है, किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, k का वैल्यू निकालना है। तो A1 अगर से जो 9th 10th इक्वेशन के लिए देखते हैं तो इसके लिए कितना है, A1 का वैल्यू आपका 4 है, B1 का वैल्यू आपका 5 है, एंड C1 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो और A2 में A2 का वैल्यू कितना है, k है, B2 का वैल्यू कितना है, 15 है, और C2 का वैल्यू कितना है, 9 है। यहां से देख लीजिए फिर से, A1 अपॉन में A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में k हो जाएगा, B1 अपॉन में 4 अपॉन में k, ये लिखना है, यहाँ पर आपका k है, और B1 अपॉन में B2 की वैल्यू करें तो 5 अपॉन में 15, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 3, और C1 अपॉन में C2 का भी वैल्यू करें तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 9 इक्वल टू 1 अपॉन में 3। तो यहाँ से देख लेते हैं फिर से, A1 अपॉन में A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में k इक्वल टू 1 अपॉन में 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू k इंटू 1, मतलब कितना होगा, k का वैल्यू मिल गया आपका यहाँ से 12। तो ये आपका k का सॉल्यूशन मिल गया कि k का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, 12। तो दो क्वेश्चन आप लोग फिर से खुद से करेंगे कि दो क्वेश्चन आपका इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए क्या होता है। नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट को आपको किस टाइप का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करें और बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढें। ठीक है, इसमें लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमको बताना है, तो नो सॉल्यूशन किसका कंडीशन है, पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन क्या होता है, A1 अपॉन में A2 होना चाहिए इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन निकालते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप जरा इधर, A1 का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर k है। सिमिलरली B1 का वैल्यू कितना है, ये देख लीजिए, B1 का वैल्यू है आपका यहाँ पर, B1 का वैल्यू है आपका -5 है, और C1 का वैल्यू कितना है, 2 है। सिमिलरली A ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 6 है। B ऑफ
B2 का वैल्यू, ये B1 है, ये B2 है, B2 का वैल्यू कितना है 2 है, एंड C2 का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है, ये 7 है। तो अब जरा निकालते हैं A1 अपॉन में A2, A1 अपॉन में A2 का वैल्यू निकालेगा तो कितना हो जाएगा K अपॉन में 6 इक्वल टू होना चाहिए B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 हो जाएगा आपका -5 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए B1 अपॉन में B2 का वैल्यू निकालते हैं। B1 अपॉन में B2 कितना होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, B1 अपॉन में B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 अपॉन में 2 एंड C1 अपॉन में C2 का वैल्यू कितना होना चाहिए आपका 2 अपॉन में 7 है। मुझे बस ये, अब देखो C1 अपॉन में C2 तो इक्वल नहीं होगा, तो मुझे A1 अपॉन में बस क्या निकालना है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ये होना ही चाहिए। बाकी C1 अपॉन में C2, A1 अपॉन में A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा K अपॉन में 6 आ गया है, और B1 अपॉन में B2 -5 अपॉन में 2 कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आपका हो गया। तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 इंटू 3, मतलब K का वैल्यू आ गया -15, ये हो गया आपका K का वैल्यू। K का यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू -15, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ 13 का। कंडीशन ही आपको पहले याद रखना है कि A1 अगर कंडीशन याद रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप खुद ब खुद बन जाएगा, बट कंडीशन याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनने का चांसेस नहीं है। क्या कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो इसी तरह से अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक जो x का कोएफिशिएंट है A1 कितना है 1 है, B1 कितना है B1 आपका 2 है, और C1 कितना है C1 आपका वैल्यू 0 है, ये 0 है, ये आपका 0 है। A2 की वैल्यू करें तो A2 का वैल्यू कितना है K है, 2 है। A2 के वैल्यू की बात करें तो ये 2 है। B2 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर K है, एंड C2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर C2 का वैल्यू 5 है। तो A1 अपॉन में A2 यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, A1 अपॉन में A2 की बात करें तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2, B1 अपॉन में B2 की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन में K, और C1 अपॉन में C2 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 0 अपॉन में 5। तो ये कंडीशन फिर से निकालना है A1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, तो A1 अपॉन में B2 से ही काम हो जाएगा हमारा। A1 अपॉन में B2 से यहाँ पर देखो वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 अपॉन में A2 एंड B1 अपॉन में B2 की बात करें तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में K, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो K इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 4, तो K का वैल्यू यहाँ से 4 मिल गया, ठीक है। तो आप ये 4 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा नो सॉल्यूशन के लिए, 15 16 17 18 आप 4 क्वेश्चन खुद से करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फिर से हम नेक्स्ट आगे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है आपका हमारे पास, देख लीजिए जरा। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये फाइंड द क्वेश्चन बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। अब देखिए डायरेक्टली पूछ गया आपका ये क्वेश्चन 26 नंबर बोल रहा है कि इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन बताओ। तो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या था, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होगा, एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 होगा। ये पैरेलल लाइन का अभी हम लोग कंसीडरेशन कर रहे थे। तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1। अगर इसका देखें वैल्यू तो A1 कितना है 4 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 6 अपॉन में K नॉट इक्वल टू 11 अपॉन में 7। तो ये वाला वैल्यू को छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू K इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 1, देन K का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन में 2 3। K का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो फर्स्ट केस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए K का वैल्यू कितना मिल गया 3। अब 27 में के लिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। 27 में क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a अल्फा x प्लस 3y इक्वल टू a माइनस 3 एंड 12x प्लस अल्फा y इक्वल टू कितना है अल्फा, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन के लिए जरा हमको अगर सोल्व करना है तो इसका कंडीशन में कितना निकालना पड़ेगा, बस चेक करना है A1 अपॉन में A2 कितना होना चाहिए B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू, इसमें A का वैल्यू निकल जाएगा, नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए C1 अपॉन में C2। यहाँ पर देख लेते हैं A1 अपॉन में B2 तो कितना हो जाएगा अल्फा बाई 12, A1 है A2 है 12, अल्फा बाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई
अल्फा। तो ये वैल्यू निकालते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36, देन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36, मतलब कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यहां से अल्फा ये 27 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, दिस इज 27 नंबर का सॉल्यूशन। अब सिमिलरली आते हैं 28 में, क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। 28 के लिए देख लेते हैं कि 28 के लिए क्या है यूनिक सॉल्यूशन। के लिए हमें क्या सॉल्यूशन था, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। a1 अपॉन में a2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कि सॉल्यूशन क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है। एक बार कंडीशन को याद हो जाएगा तो आपको सॉल्यूशन करना आसान हो गया। तो 18 का जो फर्स्ट वाला है a1 अपॉन में यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। a1 का वैल्यू हो गया k, देख लीजिए यहाँ पर a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू है 3, तो k अपॉन में 3 नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2 अपॉन में 1। b1 का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 2 है और इसका वैल्यू कितना है 1 है। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू नॉट इक्वल टू कितना हो गया 6, k का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए, k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 हो गया। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, लाइन शुड बी पैरेलल। और पैरेलल लाइन कब होता है, जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन में b2 का, b1 अपॉन में b2 का, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 का। यहां से देखो मुझे बस ये चाहिए a1 अपॉन में a2, ये वाला कंडीशन बचा, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अब ये वाला कंडीशन यहाँ पर हम निकाल चुके हैं पहले से, के लिए निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा a1 का वैल्यू k है, k अपॉन में 3 इक्वल टू होना चाहिए 2 अपॉन में 1, तो k का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 6। k का वैल्यू यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया 6। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सोच लीजिए जरा, k नॉट इक्वल टू 6 है और यहाँ पर k का वैल्यू कितना है, इससे k नॉट इक्वल टू 6 के लिए है नो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एंड k इक्वल टू 6 किसके मिल गया नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बट एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं थियरी का कि है क्या, थियरी हम लोग आज पढ़े क्या। ठीक है, एक बार फिर से थ्योरी का रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। तो इस कंडीशन में क्या है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 यूनिक सॉल्यूशन देगा, कंसिस्टेंट होगा, और यही लाइन क्या हो गया इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन में तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे। सिमिलरली जरा देख लो, b1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू अपॉन b1 अपॉन b2 है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो क्या देगा नो सॉल्यूशन। ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, लाइंस क्या हो गया पैरेलल। ठीक है, इसी तरह से a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो ये हो गया इनफिनिटली सॉल्यूशन, दिस इज कंसिस्टेंट, और लाइन विल बी द कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या हो गया, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हो गया, लाइन विल बी इंटरसेक्ट कर रहा है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया इक्वल हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहले आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएंगे, इसको रिमेंबर कर लीजिए अच्छा से, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप अच्छा से रिमेंबर कर लीजिए, फिर आगे का हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड लेकर। ये सारा बहुत सारा इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कम से कम अपने 2 से 3 दोस्त को तो फॉरवर्ड करिए, वो अगले दोस्त को फॉरवर्ड करेंगे, ताकि हमारा फैमिली को बढ़ाना है। ठीक है, जब तक फैमिली नहीं बढ़ेगा तो हम लोग मजा नहीं आएगा, थोड़ा इंजॉयमेंट से पढ़ते हैं। ठीक है, तो बाय बाय। ये आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए कि आप या आपको कौन सा टॉपिक पर आपको ये चाहिए वीडियो चाहिए, आप वो भी बताइए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।